सोचिए, आप कॉलेज में हैं, एक बहुत अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी, और फिर एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट में आपकी जिंदगी ही पलट जाती है। हाँ। हड्डियां टूट जाती हैं, बहुत गहरी चोटें आती हैं, और आपका खेलने का सपना लगभग खत्म हो जाता है। ये जेम्स क्लियर की कहानी है, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी रिकवरी के दौरान उन्होंने कुछ बहुत ही छोटा करना शुरू किया, जैसे हर रात जल्दी सोना, अपना कमरा साफ रखना। बहुत मामूली आदतें। हाँ, पर कमाल की बात यह है कि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। और यही तो उनकी किताब का सार है, ये आइडिया कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से क्या हो सकता है। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता, 1% क्या होता है ना? लेकिन जब इसका हिसाब लगाया जाता है तो दिमाग घूम जाता है। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? ये साधारण जोड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है जो समय के साथ विस्फोटक रूप से बढ़ता है। तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े स्रोतों में जरा गहरा उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये छोटी छोटी, लगभग न दिखने वाली आदतें कैसे इतने बड़े नतीजे देती हैं। और सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे पर भी बात करेंगे। वो ढांचा जिससे अच्छी आदतें बने और बुरी आदतें टूटे। चलिए इसी को खोल कर देखते हैं। इस चक्रवृद्धि वाले असर को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। ठीक है। अगर पायलट उड़ान के दौरान जहाज की दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दे, बस जरा सा, तो वो जहाज न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। इतने छोटे बदलाव से मंजिल ही बदल गई। हाँ, शुरुआत में किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लंबे सफर के आखिर में नतीजा बिल्कुल अलग होता है। हमारी आदतें, हमारी जिंदगी में वही 3.5 डिग्री का बदलाव है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम वो छोटा बदलाव करते हैं, जैसे आज जिम वे, तो हमें तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखता। बिल्कुल। आईने में तो कुछ नहीं बदलता, और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और इसी को लेखक एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब छिपी हुई क्षमता का पठार। ये क्या है? इसका मतलब है कि हम मेहनत करते रहते हैं पर नतीजे एक सीधी लाइन में नहीं आते, वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। जैसे कोई पत्थर तोड़ने वाला 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता। हाँ, लोग सोचते होंगे कि ये तो बेकार की मेहनत है। सही बात है, लेकिन फिर 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो सवाल यह है कि क्या वो आखिरी चोट से टूटा? नहीं, वो पिछली 100 चोटों की जमा हुई ताकत से टूटा। बिल्कुल। हमारी आदतें भी बस एक सही मौके का, एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंचने का इंतजार करती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें तब भी लगे रहने की हिम्मत मिलती है जब नतीजे नहीं दिख रहे होते। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जो मुझे पहली बार में थोड़ा अजीब लगा था। कौन सा? लक्ष्यों को भूल जाओ, सिर्फ सिस्टम पर ध्यान दो। बिना लक्ष्य के कोई कहीं पहुंचेगा कैसे? ये सवाल तो मन में आता है। हमें तो हमेशा बड़े लक्ष्य रखने को कहा गया है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हाँ, ये तो सही है। हर टीम को चैंपियनशिप जीतनी है। बिल्कुल। तो अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य एक जैसे हैं, तो सिर्फ लक्ष्य से तो फर्क नहीं पड़ सकता। असली फर्क उनके सिस्टम में होता है, वो प्रक्रिया जो वो हर दिन अपनाते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का है। 100 साल तक उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सबर्ग को कोच बनाया और उन्होंने मामूली लाभ का एकत्रीकरण का सिद्धांत लागू किया। हर चीज में बस 1% सुधार। और जब हम हर चीज कहते हैं तो सच में हर चीज। उन्होंने बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाया, टायरों पर एक खास जेल लगाया ताकि पकड़ बेहतर हो। यहाँ तक कि एथलीट्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। हाँ, और ये भी पता लगाया कि सोने के लिए सबसे अच्छा तकिया और गद्दा कौन सा है। अपने आप में ये सब बहुत छोटे छोटे सुधार थे, लेकिन नतीजा वो अविश्वसनीय था। सिर्फ 5 साल में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसे बड़े इवेंट्स पर अपना दबदबा बना लिया। उन्होंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रक्रिया को हर दिन 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उनका सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि नतीजे अपने आप आने लगे। और यहीं पर लक्ष्य वाली सोच की कमियां दिखती हैं। पहली, लक्ष्य हासिल करना तो बस एक पल का बदलाव है। आपने मैराथन दौड़ ली, फिर क्या? प्रेरणा खत्म। सही बात है। दूसरी बात, लक्ष्य आपकी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। जब मैं लक्ष्य हासिल कर लूंगी तब खुश होंगी। और तीसरी ये कि लक्ष्य लंबे दौड़ के खिलाफ हो सकते हैं। एक बार लक्ष्य पूरा हो गया तो लोग अक्सर उस आदत को ही छोड़ देते हैं जो उन्हें वहां तक लाई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य बेकार हैं, वो दिशा तय करने के लिए जरूरी हैं। हाँ, दिशा के लिए अच्छे हैं,
लेकिन तरक्की के लिए सिस्टम ही सबसे बेहतर है। जैसा किताब में कहा गया है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट व्यवहार है वही हमारा सिस्टम है। और ये सिस्टम सीधे हमारी पहचान से जुड़ा है। यहीं पर बदलाव का सबसे गहरा स्तर छिपा है। इसे समझाने के लिए किताब में 2 सिगरेट पीने वालों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दोनों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों जवाबों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक सिगरेट पीने वाले की तरह ही देख रहा है, जो एक आदत से लड़ रहा है। हाँ, उसकी पूरी मानसिकता संघर्ष की है। जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान ही बदल ली है। वो अब खुद को एक नॉन स्मोकर के रूप में देखता है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये बस वो है जो वो है। तो ये पहचान वाली बात, मतलब ये काम कैसे करती है? देखिए, व्यवहार बदलने के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है परिणाम, आप क्या पाते हैं। बीच का स्तर है प्रक्रिया, आप क्या करते हैं। और सबसे गहरा, सबसे अंदरूनी स्तर है पहचान, आप क्या मानते हैं। और ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे वजन कम करना है, परिणाम, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, प्रक्रिया। हाँ, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता। असली बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। ये सोचने से शुरू होता है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य एक धावक बनना है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आप फिर वो काम करते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हैं। तो अगर पहचान बदलना ही सब कुछ है तो ये होता कैसे है? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा कि आज से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। नहीं, ये सबूतों से होता है। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को बनाती है। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब आप छोटी छोटी जीतों से खुद को अपनी नई पहचान साबित करते हैं। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक एथलीट होने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप लिखते हैं तो आप एक लेखक होने के पक्ष में वोट डाल रहे होते हैं। ये विचार के आपका हर काम उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए गेम चेंजर था। इसका मतलब है कि हर बार जब मैं सुबह दौड़ने के बजाय स्नूज बटन दबाता हूं तो मैं सिर्फ आलस नहीं कर रहा। आप एक आलसी व्यक्ति होने के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। ये तो बहुत गहरा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम हर दिन सही वोट डालना आसान कैसे बनाएं? मेरे ख्याल से यहीं पर किताब का व्यवहारिक ढांचा काम आता है। सभी आदतें, अच्छी या बुरी, एक 4 चरण वाले मनोवैज्ञानिक लूप को फॉलो करती हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, संकेत आपके दिमाग को इनाम की याद दिलाता है, लालसा उसे पाने की इच्छा जगाती है, प्रतिक्रिया उसे हासिल करने का काम है और इनाम आपकी लालसा को शांत करता है और आपके दिमाग को सिखाता है कि ये लूप दोहराने लायक है। और इसी लूप को अपने काबू में करने के लिए वो 4 सरल नियम हैं। ये हमारी आदतों के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है। बिल्कुल। अच्छी आदतें बनाने के लिए ये 4 नियम है। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। इसे अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना दें। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब आदत शुरू करने का जो संकेत है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके लिए एक शानदार तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। हम अपनी नई आदत को हवा में नहीं छोड़ते, बल्कि उसे अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत से जोड़ देते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। कॉफी बनाना तो पहले से आदत है। या ऑफिस से घर आकर जूते उतारते ही मैं अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। सही, ये सोचने की जरूरत ही खत्म कर देता है कि कब और कहां शुरू करें। और इसी नियम का दूसरा हिस्सा है अपने माहौल को डिजाइन करना। अच्छा, वो कैसे? अगर आप रोज रात को पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने फोन की जगह तकिए पर रखें। अगर ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की बोतलें भरकर उन जगहों पर रखें जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने रास्ते में रखें। ठीक है, अब दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। अगर कोई चीज आकर्षक नहीं है
तो हम उसे क्यों ही करेंगे? यहाँ पर एक दिलचस्प रणनीति है, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका आइडिया ये है कि आप एक ऐसी चीज जिसे आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जिसे आपको करना चाहिए। मतलब जो मुझे करना चाहिए के बाद मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे मुझे ट्रेडमिल पर दौड़ना बहुत उबाऊ लगता है, लेकिन मुझे अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देखना पसंद है। तो नियम ये है, मैं अपना शो सिर्फ तभी देख सकता हूँ जब मैं ट्रेडमिल पर हूँ। तो अचानक ट्रेडमिल पर जाना थोड़ा और आकर्षक लगने लगता है। हाँ, या फिर 45 मिनट काम करने के बाद मैं 5 मिनट सोशल मीडिया देखूंगा। आकर्षण का एक और बड़ा स्रोत हमारा सामाजिक वातावरण भी है। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की नकल करते हैं जो हमारे करीब हैं, जो बहुमत में हैं। सही बात है। इसलिए अगर कोई आदत बनानी है तो एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जहां वो व्यवहार सामान्य माना जाता हो। अगर आपके सभी दोस्त फिट हैं और स्वस्थ खाते हैं तो आपके लिए भी वैसा करना बहुत आसान और आकर्षक हो जाएगा। ये बहुत सही है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद मेरा पसंदीदा है। इसे आसान बनाएं। हम इंसान हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं, और इसे आसान बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है 2 मिनट का नियम। नियम ये है, जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। तो हर रोज एक किताब पढ़ें, बन जाता है। एक पेज पढ़ें, 30 मिनट योग करें, बन जाता है। अपनी योग मैट बाहर निकालें और रोज सुबह दौड़ने जाएं, बन जाता है। अपने दौड़ने वाले जूते पहने। हाँ, इसका मकसद आदत को शुरू करने की क्रिया को इतना आसान बनाना है कि आप मना ही ना कर पाएं। कोई भी एक पेज पढ़ सकता है या अपने जूते पहन सकता है। और मजाक यह है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। असली मुश्किल तो शुरू करने में ही है। बिल्कुल, पहले आदत को स्थापित करना जरूरी है, सुधार बाद में भी हो सकता है। और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छी आदतों का इनाम तो भविष्य में मिलता है। आज जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है। हाँ, तो हम अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बना सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी तरक्की को ट्रैक करना। एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें, एक कैलेंडर लें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करते हैं उस दिन एक बड़ा एक्स लगा दें। कुछ दिनों के बाद आपको एक चेन बनती दिखेगी। अब आपका काम सिर्फ एक है, चेन को मत तोड़ो। वो एक्स लगाना अपने आप में एक छोटा तत्काल इनाम बन जाता है। ये आपकी मेहनत को आंखों के सामने लाता है। लेकिन क्या एक कैलेंडर पर एक्स लगाना सच में उस डोपामिन हिट का मुकाबला कर सकता है जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने या केक खाने से मिलता है? मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी लड़ाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। लेकिन ट्रैकिंग का मकसद उस डोपामाइन हिट की नकल करना नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की संतुष्टि पैदा करना है, पहचान की संतुष्टि। अच्छा, हर एक्स सिर्फ एक निशान नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आप वो इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये आपके धावक या लेखक होने के पक्ष में एक और वोट है। और हैबिट ट्रैकिंग से जुड़ा सबसे जरूरी नियम है, कभी भी 2 बार न चूकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक दिन चूक जाना ठीक है, जिंदगी है, ऐसा होता है, वो एक दुर्घटना है। लेकिन लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। इसीलिए अगर आप एक दिन चूक भी जाते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अगले दिन तुरंत पटरी पर वापस आ जाएं। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। छोटी आदतों का वो चक्रवर्ती प्रभाव, लक्ष्यों की जगह सिस्टम पर ध्यान देना और बदलाव के लिए पहचान को आधार बनाना। और फिर ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक इसे हकीकत में बदलने का एक रोड मैप देते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये सुधार की एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही है। लेकिन जाने से पहले श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने का फॉर्मूला है आदतें प्लस जानबूझकर किया गया अभ्यास। आदतें व्यवहार को स्वचालित बनाती हैं, जो जरूरी है, लेकिन यहां एक विरोधाभास भी है। वो क्या? जैसे ही कोई चीज आदत बन जाती है हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम ठीक ठाक के स्तर पर पहुंच जाते हैं और बेहतर होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम बस बिना सोचे समझे उसे दोहराते रहते हैं। तो यहाँ एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है,
कोई ये कैसे सुनिश्चित करे कि वही स्वचालन जो एक आदत को टिकाऊ और आसान बनाता है, वही चीज सच्ची महारत के रास्ते में बाधा न बन जाए। हम अपनी आदतों को प्रभावी बनाए रखते हुए उन्हें बासी होने से कैसे बचा सकते हैं?